के हमारे जितने भी लड़ाके क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उन सबको सलाम करता हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाकर क्रांतिकारी कवि पाश की जन्म दिवस का जो समारोह है उसमें मुझे ये बोलने का मौका दिया है। पाश पूरे देश के बदलाव पसंद करने वाले, क्रांति की उम्मीद में जिंदगी गुजारने वाले क्रांतिकारी सोच के लोगों के कवि हैं। उनकी कविताएं गांव देहात में काम करने वाले बहुत सारे नौजवानों को प्रेरणा देते हैं, लड़ने का हौसला देते हैं। पाश मेरे भी प्रिय कवि रहे हैं। जब से हमने होश संभाला, जवान हुए, पाश की कविताएं पढ़ते हुए हम लोग जवान हुए और उनकी कविताएं हमारे संघर्ष में हमेशा हमारे साथ रही हैं। पाश की जो कविता है वो क्या कहते हैं, पाश की कविता में कौन है? पाश की कविता में मेहनत कश किसान है, मजदूर है, औरतें हैं और दूसरी तरफ पाश की कविता में राज्य का दमन है। पाश की कविता कोई कांग्रेस या भाजपा के सरकार के खिलाफ नहीं है। न वो ये कहते हैं कि इस राज को बदल दो तो दूसरी पार्टी की सरकार ले आओ तो सब ठीक हो जाएगा। वो पूरे राज्य का जो ढांचा है उसके अंदर जो दमन मौजूद है, पूरे स्टेट के एपरेटस के अंदर जो एक एक्सप्लॉयटेशन, एक पूंजी की पकड़ और उसका दमन है, उस पूरे राज्य दमन को पाश समझते हैं और समझ करके उसको डिकोड करते हैं, उसको खोलते हैं और उसके खिलाफ लड़ने के लिए वो एक आह्वान करते हैं कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है, इस तंत्र को तोड़ना है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ठीक जब हम पाश को पढ़ते हैं तो भगत सिंह की झलक मिलती है उसमें। बिल्कुल वही बात जो पाश कह रहे हैं वही भगत सिंह कह रहे हैं। भगत सिंह क्या कह रहे हैं याद कीजिए। भगत सिंह का लेटर, भगत सिंह का वो पत्र जो वो वाइस रॉय को लिखते हैं, क्या लिखते हैं भगत सिंह? भगत सिंह कहते हैं स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये युद्ध चलता रहेगा। भगत सिंह लिख रहे हैं ठीक वही बात जो पाश कह रहे हैं। भगत सिंह लिख रहे हैं कि आपने फौजी बलों का इस्तेमाल करते हुए और पूरी राज्य सत्ता का इस्तेमाल करते हुए जनता के संसाधनों और उसके श्रम को लूटने के लिए एक हमला किया है। आपने एक युद्ध छेड़ा है और भारत की जनता और हम लोग आपके इस थोपे हुए युद्ध का उत्तर दे रहे हैं। और भगत सिंह लिखते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि संसाधनों की लूट और श्रम की लूट गोरे जारी रखे या आपके जाने के बाद भारतीय इसको अगर जारी रखेंगे तो भी यह युद्ध जारी रहेगा, यह युद्ध बंद नहीं होगा। और भगत सिंह कहते हैं इसलिए हम ये कहते हैं कि हम इस युद्ध में शामिल हैं, इसलिए आप हमें युद्ध बंदी मानिए और आप हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। ये भगत सिंह कह रहे हैं, ठीक यही बात कह रहे हैं भगत सिंह जो पाश की कविताओं में
झलक जिसकी मिलती है। पाश भी यही इसी पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, राज्य के स्ट्रक्चर की। राज्य ने जनता के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, उस पर अभी हम और बात करेंगे। मैं इससे पहले पाश की कविता पढ़ता हूं। हम जिस इलाके में काम करते हैं और मैं कल वहीं पहुंच जाऊंगा दोबारा से, और बहुत मुमकिन है कि हमला होगा, जरूर होगा, और क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। जब हमला होता है तभी उसका प्रतिकार करने का मजा आता है। तो कल पहुंचेंगे। सुरक्षा बल है वहां, सुरक्षा बल। किसकी सुरक्षा? आदिवासी की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा के लिए आपने सुरक्षा बल भेजे हैं वहां? पाश वही कह रहे हैं, यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना ज़मीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हां के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो समझे थे घर जैसी पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं होती, आदमी बरसते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों में खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम, हम तो समझते थे काम जैसा कोई नशा, हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, अगर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। अगर देश की सुरक्षा को कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहद पर मरकर परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। ये जो पाश कह रहे हैं उसको हम और आगे खोलेंगे। मैं बात शुरू करता हूं इस केस से, जो छत्तीसगढ़ का केस है, और उसके बाद फिर हम दोबारा से पाश की इस पूरी जो तंत्र की लूट है, दमन है, राज्य का दमन है, उस पर लौटेंगे। परमिंदर जी अभी बता रहे थे कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं और मेरी पत्नी शादी के 20 दिन के बाद छत्तीसगढ़ चले गए थे, और हमने शादी से पहले ही ये तय किया था कि हम असल में हम लोगों ने शादी ही बस्तर के लिए की थी। ये एक लव स्टोरी है। वीना मेरे बहुत पीछे पड़ी रही शादी करने के लिए, और मैं टालता रहा, भागता रहा कि शादी नहीं करूंगा। मैं तो मुझे तो गांव में काम करना है, और मेरा तो अपना कोई घर ना ठिकाना, मैं क्या कैसे शादी करूंगा, कैसे जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन जब मैंने एक बार बस्तर देखा और फिर ये तय किया कि अब हम वहां जाकर काम करेंगे, तब हमने तय किया कि अच्छा अब शादी कर लेते हैं, अब गांव में रह के काम करेंगे हम दोनों। तो बस्तर के लिए शादी की। फिर शादी के 20 दिन बाद हम लोग वहां चले गए।
और वहां जाकर पहले पेड़ के नीचे रहे और उसके बाद फिर गांव के नौजवानों के साथ मिलकर एक झोपड़ी बनाई और फिर धीरे धीरे वो संस्था बड़ी होती गई। फिर तो 1000 साथी हमारे साथ जुड़ गए थे और हम कई जिलों में हमारा काम फैल गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जिस वक्त हम ये सब काम कर रहे थे उसी वक्त एक और प्रक्रिया देश में चल रही थी और वो प्रक्रिया थी एलपीजी की प्रक्रिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में क्या हो रहा था कि जो अमीर देश हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो यूरोप, वेस्टर्न ब्लॉक है, वो लोग विकासशील देशों की सरकारों से कहने लगे कि आप लोग अपने दरवाजे इंटरनेशनल कैपिटल के लिए खोल दीजिए, विदेशी पूंजी को अपने देश में आने दो, डीरेगुलराइज करो, कानून बदल दो और विदेशी कंपनियों को अपने यहां आकर बिजनेस करने दो, संसाधनों पर लेने दो, क्योंकि आप लोग पिछड़े हुए हो, क्योंकि आप संसाधनों का इस्तेमाल करना नहीं जानते। मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और आपके देश का विकास करेंगी। तो जिसको लिबरलाइजेशन कहते हैं कि खोल दो, दरवाजे खोल दो। ग्लोबलाइजेशन कि सारी दुनिया में जाकर के पूंजी व्यापार कर सकती है, पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब में। और प्राइवेटाइजेशन, और सरकारें जो हैं वो बिजनेस ना करें, सरकार कोई अस्पताल ना चलाए, कोई स्कूल ना चलाए, कोई फैक्ट्री ना चलाए, सरकार कुछ ना करे, ये सब पूंजीपति करेंगे, प्राइवेटाइजेशन, सब प्राइवेट कर दो। तो ये जो एलपीजी का एक रिजीम आ रहा था, एक नई प्रक्रिया शुरू हो रही थी जिसको उदारवाद कहते हैं, नई आर्थिक नीतियां। ये वही वक्त था जब हम लोग बस्तर गए थे 92 में। ये 91-92 में आप लोग उस वक्त सुनते होंगे टंकल प्रस्ताव, गैट, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये सब शब्द उस समय आ रहे थे और हमारे यही मनमोहन सिंह जी वगैरह उस वक्त इसके बिल्कुल पैरोकार बने हुए थे। और इसमें अमीर देशों की पूंजी गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी और वो लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ जा रही थी, अफ्रीका की तरफ आ रही थी, साउथ एशिया की तरफ आ रही थी। और क्या कर रहे थे? प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे ये मल्टीनेशनल कंपनियां। वहां की खदानों पर, वहां के कारखाने, वहां के एयरपोर्ट, वहां के समुद्र तट, वहां की नदियां, पहाड़, इन सब पर कब्जा कर रही थी। भारत में भी ये लोग आ रहे थे और छत्तीसगढ़ की सरकार ने 100 कंपनियों के साथ MOU किए, मुआहदे किए और उसके बाद सरकार कहती है कि हम नक्सलियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं कि आप मानते हो संविधान को? संविधान ये कहता है कि आदिवासी इलाके में सरकार बिना ग्राम सभा की इजाजत के कोई जमीन नहीं ले सकती, चाहे वो जंगल महकमे की जमीन हो, फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे वो नजूर की जमीन हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन हो, चाहे वो पट्टे की जमीन हो, चाहे वो शामलात भूमि हो, कोई भी जमीन सरकार नहीं ले सकती, कोई फैसला नहीं कर सकती सरकार, ना माइनिंग, ना फैक्ट्री, ना कोई और चीज। उसके लिए ग्राम सभा की इजाजत की जरूरत है। जब तक आदिवासियों की ग्राम सभा इजाजत न दे तब तक सरकार वहां जमीन नहीं ले सकती। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने संविधान को कुचलते हुए
कानून को कुचलते हुए 5,000 गुंडों को इकट्ठा किया, उन्हें राइफलें दी 303, 1,500 की मानदेय दिया और कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, एसपीओ, और आप उनके साथ फिर ये नीम फौजी बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनको जोड़ा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और इनको जिम्मेदारी दी कि तुम आदिवासियों से गांव खाली कराओ। इन फोर्सेस ने गांवों के ऊपर हमले शुरू किए और जब ये गुंडे और हमारी जो नीम फौजी बल हैं ये गांव पर अटैक करते थे तो लोग भागते थे इनसे बचने के लिए। औरतें नहीं भाग पाती थी, बच्चे नहीं भाग पाते थे, बुजुर्ग नहीं भाग पाते थे। तो ये जो फौजी बल हैं ये बच्चों का कत्ल करते थे, पत्थरों पर पटक कर बच्चों को मारा गया, बुजुर्गों की हत्या हुई, औरतों के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुए, लोगों पूरे गांव में आग लगाई गई, उनके घर जलाए गए, उनके घर में रखे हुआ जो अनाज है, महुआ है, धान महुआ या दूसरी चीजें वो जला दी गई, उनकी फसलें जला दी गई, उनके जो पानी के स्रोत थे, कुआं था, तालाब था, उसमें जहर डाल दिया गया, हैंडपंप्स तोड़ दिए गए ताकि ये गांव वाले यहाँ पर रह ना सके, भाग जाएं। और जो लोग पकड़ में आ गए उनको सड़क के किनारे थाने के पास ला करके टीन के खोली बना करके उसमें रख दिया गया, जिनको सलवा जुड़ुम कैंप कहा गया। और इस तरीके से 650 गांव सरकार ने जला दिए, 650 पिंड साल देते जला दिए। 650 घर नहीं कह रहा हूं, 650 गांव जला दिए। हजारों बलात्कार, हजारों हत्याएं आदिवासियों की, जेलें भर गई। छत्तीसगढ़ की जेलें आदिवासियों से खचाखच भर गई। मेरा दोस्त कोपा कुंजाम जेल में रह के आया, वो बताता था कि गुरुजी हम लोगों को शिफ्टों में सोना पड़ता था, सोने की जगह नहीं थी, 2-2 घंटे सोते थे हम लोग। एक शिफ्ट 2 घंटे सोती थी, उसको उठा देते थे, फिर दूसरी शिफ्ट 2 घंटे सोती थी। इस तरह सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे सोने को मिलता था। मेरे पास सूचना आई जेल से, सोनी सोरी जब जेल में गई, सोनी सोरी ने मुझे वहां से सब सूचना भेजी। उसने कहा मैं ऐसी लड़कियों से मिली हूं जो 12-12 साल की लड़कियां हैं, 14 साल की लड़कियां हैं, इनको थानों में रखकर महीनों इनके साथ पुलिस वालों ने बलात्कार किए हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। उसने कहा मैं ऐसी लड़कियों से मिली हूं जिनके निप्पल्स काट दिए हैं पुलिस वालों ने दांतों से। मैं अपनी तकलीफ भूल गई हूँ। सोनी ने कहा, सोनी सोरी स्कूल टीचर थी, मेरी स्टूडेंट रह चुकी थी, उसको पुलिस स्टेशन में ले जाकर बिजली के झटके दिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भर दिए। और सोनी कहती है कि मैं जेल में जाकर मैंने जो औरतों को देखा, मैं उनसे मिली और उनसे बात करी तो मैं अपनी तकलीफ भूल गई, क्योंकि इनके साथ तो इससे भी ज्यादा जुल्म हुए हैं। मैंने एक लिखा भी था उसके बारे में, हिडमे के बारे में। हिडमे को मेले से पकड़ कर ले गए, वो 15 साल की लड़की, उसको महीने भर तक थानेदार के घर में जंजीरों से बांध के रखा गया और उससे गुलाम की तरह से काम कराते थे। वो घिसट घिसट के काम करती थी और चेन से बांध के रखते थे, उसको मारते थे, सामूहिक बलात्कार करते थे। और उसकी वजह से उसका, जब वो जेल में गई तो उसका यूटेरस बाहर आ गया, उसका जो गर्भाशय है, और वो ब्लेड मांग रही थी कि मुझे ब्लेड दे दो, मैं इसको काट के फेंकना चाहती हूँ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो वो
ऐसी ऐसी लड़कियों की कहानी सोनी सोरी ने मुझे बताई और मैंने फिर लिखा फेसबुक पर। मैंने कहा कि जेल में इस तरीके से लड़कियां बंद हैं जिनको फिर बिजली से जलाया गया है, इलेक्ट्रोक्यूट किया गया है। थानों में लड़कियों को जलाया जाता था बिजली से, जैसे सोनी सोरी को जलाया गया बिजली से, बिजली के झटके दिए गए, उसी तरीके से और लड़कियों को जलाया गया और उन्हें थाने में बंद कर दिया गया। मैंने ये लिखा और मैंने कहा कि अगर मेरा इल्जाम झूठा पाया जाए तो मुझे जेल में डाल दिया जाए, वरना सरकार में हिम्मत है तो सरकार एक जांच दल का गठन करे। तो सरकार की तो हिम्मत नहीं है, ना तो मुझे जेल में डाला, ना जांच दल का गठन किया। मेरे इस बयान पर छत्तीसगढ़ की एक जेलर, महिला जेलर, दलित है, वर्षा डोंगरे, उसने कमेंट किया ऑन ड्यूटी पर थी और उसने लिखा हिमांशु कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जेलर कहती है, जेलर ने लिखा मैं बस्तर की जेल में थी और मैंने खुद ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके शरीर पर जलाए जाने के निशान थे बिजली से और मैं ये देखकर दहल गई। अब तो ये बात साबित हो गई कि जेल जो है वो यातना गृह है। और वर्षा डोंगरे ने कहा कि मैं सरकार की नौकर नहीं हूं, मैं संविधान की नौकर हूं, मैं जनता की नौकर हूं। अगर जनता के साथ कुछ गलत होगा तो बोलना मेरा फर्ज है। उसके बाद क्या हुआ? क्या वर्षा डोंगरे को इनाम मिला सच बोलने का? उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो ये दमन चलता रहा। हम लोग वहां काम कर रहे थे, सरकार के साथ काम कर रहे थे। सरकार से भी हमें बहुत मदद मिल रही थी, इमदाद मिल रही थी और 1000 साथी हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आजीविका, महिला रोजगार, किसान, पंचायती राज, इस सब पर काम कर रहे थे। और तभी ये सर्वजुड़ुम जो मैंने अभी आपको बताया, कंपनियों के लिए जमीनें खाली कराने का ये अभियान शुरू हुआ। और उसके बाद हमने इस जबर का, इस जुल्म का के बारे में सबसे पहले तो हम यूनिसेफ के साथ काम कर रहे थे। हमने यूनिसेफ से कहा कि भाई ये जो 650 गांव जलाए हैं और 1000 गांवों को घेर लिया है। अब ये जो 650 गांव जलाए, इनमें जो आदिवासी रह रहे थे उनमें से बहुत सारे आदिवासी तो आंध्र प्रदेश भाग गए जान बचाने के लिए, महाराष्ट्र चले गए, उड़ीसा चले गए, बॉर्डर, ये सब बॉर्डर लगता है दंतेवाड़ा का, और बहुत सारे जंगलों में छिप गए। तो ये फोर्सेस बार बार जाकर जंगल में अटैक कर रही थी। वो उस समय चिदम्बरम ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था, मतलब जंगल में शिकार, ग्रीन हंट, हरियाली का शिकार। तो जो आदिवासी जंगल में छिप गए थे उनको मारना। तो हम लोग वहां काम कर रहे थे। तो हमने यूनिसेफ से कहा कि भाई सर्वे तो करा लो कि इन जंगलों में कितने बच्चे फंस गए कि 1000 गांव को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया और अंदर से राशन दुकानें बंद कर दी, मिड डे मील बंद कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं बंद कर दी, ताकि आदिवासी को खाने को ना मिल जाए और कोई आदिवासी बाजार आके चावल ना खरीद सके। धान जला दिए। तो हमने कहा कि भाई यूनिसेफ से कि चलो एक सर्वे कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी फंस गए होंगे अंदर। तो यूनिसेफ के साथ जब हमने सर्वे शुरू किया तो हमारे संस्था के 3 कार्यकर्ताओं को सीआरपीएफ ने किडनैप कर लिया, जो सर्वे करने गए थे। और उसके बाद निर्मला देश पांडे हमारे पिताजी की साथी रही हैं, जो सर्वोदय की गांधीवादी कार्यकर्ता थी। हमने उनसे कहा कि
हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर देगी पुलिस, आप मदद कीजिए। वो उस समय राज्यसभा की सदस्य थी। उन्होंने गृह मंत्री शिवराज पाटिल से कहा, शिवराज पाटिल ने फिर हस्तक्षेप किया और 3 दिन के बाद हमारे वो कार्यकर्ता पुलिस ने हमें सौंपे। एक कितना मारा था उनको कि एक का कान का पर्दा फट गया था, एक कार्यकर्ता का, दूसरे का हाथ टूट गया था, तीसरे कार्यकर्ता के दांत तोड़ दिए थे। और वहां से फिर सरकार के साथ हमारा लड़ाई शुरू हो गई और हमने फिर कहा कि ये जो सरकार कर रही है ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसी वक्त हम लोग जब ये काम कर रहे थे तो एक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसका नाम था नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको नालसा कहते हैं। तो नालसा का हर जिले में गठन होता है। हमारी संस्था को भी नालसा का मेंबर बनाया गया था और नालसा में जज हमारे साथ आते थे और हमसे कहते थे कि आप स्थानीय भाषा जानते हैं आदिवासियों की, आप हमारे साथ गांव में चलिए और कैंप लगाएंगे और आदिवासियों को ये समझाएंगे कि अपनी गरीबी को इंसाफ पाने के रास्ते में रुकावट मत बनने दो। अगर आपके साथ कोई गलत होता है तो आप अदालत आइए, आपको मुफ्त वकील मिलेगा, आपका पूरा मुकदमे का खर्चा सरकार कोर्ट उठाएगा, सुप्रीम कोर्ट उठाएगा और आप न्याय पाने के लिए हर गरीब आदमी कोर्ट आ सकता है, अन्याय सहन मत कीजिए। तो हमने ये बात पर यकीन कर लिया सुप्रीम कोर्ट की कि भाई सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हो तो आप कोर्ट आइए। और उसी समय ये गोमपाड़ एक गांव है सुकमा जिले में, वहां पर ये कांड हुआ। ये 30 अक्टूबर की बात है, 17 सितंबर और 30 अक्टूबर 2 दिन ये हुआ है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस और एसपीओ, तीनों ने मिलकर गोमपाड़ गांव पर अटैक किया। और आपने वो फोटो देखा होगा जिसमें वो 1.5 साल का बच्चा है जिसकी 3 उंगलियां काट दी। वो अपनी मां की गोद में था, उसके मां के सिर में चाकू मार दिया और उसकी 8 साल की बच्चे की मौसी वहां खड़ी हुई थी, उसकी गर्दन काट दी। उसके नाना नानी को मार दिया, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए। 80 साल के एक बुजुर्ग थे, उनका पेट फाड़ दिया, वो अंधे थे। इस तरीके से 16 लोगों को तलवारों से काट दिया और लाशें वहीं छोड़ करके आ गए। हम लोग वहीं नजदीक में गांव में रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक सलवा जुडुम को गैर कानूनी, संविधान विरोधी घोषित कर दिया था और ये कहा था कि ये जो गांव जलाए हैं सरकार दोबारा बसाए और एफआईआर दर्ज करे पुलिस वालों के खिलाफ और सबको मुआवजा दे। लेकिन सरकार ने एक भी गांव नहीं बसाया, एक भी आदिवासी को मुआवजा नहीं दिया, एक भी एफआईआर नहीं लिखी। हम लोगों ने कहा कि हम लोग गांव बसाएंगे, तो हम लोगों ने वहां आंध्र प्रदेश से हम लोगों को लेकर आए, जंगल से लोगों को लेकर आए और उनके गांव में दोबारा बसाया। हम उस गांव में, और हमने ये कहा कि जैसे फिलिस्तीन में ब्रिटेन से, अमेरिका से लोग आकर के इजरायली फौजों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपको ये मुसलमानों को मारना है तो पहले आप हमें मारो, तो उसको कहते हैं ह्यूमन शील्ड, मानव कवच। तो हमको वहां से प्रेरणा मिली, हमने कहा कि हम भी मानव कवच के रूप में इन गांव में रहेंगे। तो ये जो गांव हमने बसाए, हम उन गांव में रह रहे थे।
और पड़ोस में ये गोमपाड़ गांव था, तो वहां ये घटना हुई। तो गांव वाले हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में हुआ है। हमने कहा ठीक है, आप लोग सब जमा हो जाओ, हम लोग आएंगे, बात करेंगे। मैंने सुधा भारद्वाज से कहा, गौतम नवलखा से कहा, जितने भी ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मैंने कहा भाई एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना लेते हैं, सब लोग चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो उसमें सुधा भारद्वाज आई, PUDR से भी लोग आए, PUCL से लोग आए और हम सब लोग वहां पर गए। वहां सब गांव वाले आए और उसमें एक महिला आई जिसका नाम था सोडी संभो। सोडी संभो के पांव में CRPF ने गोली मार दी थी और उसके टखने की हड्डी का टुकड़ा उड़ गया था और वो स्ट्रेचर पर उसको लेकर के आए थे, चारपाई पर लेकर के आए थे लोग। फिर हम लोगों ने वो सारी बात सुनी और हमने कहा कि चलो सब लोग दिल्ली चलते हैं। उन लोगों को लेकर के मैं दिल्ली आया 2009 में। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर प्रशांत भूषण भी थे, अरुंधति रॉय थी, पूरी दिल्ली की मीडिया थी। ये 2009 की बात है। चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अगले दिन ब्लैकआउट, किसी अखबार में नहीं छपा। कांग्रेसी सरकार ने बिल्कुल सेंसरशिप कि कोई नहीं छापेगा इसको। खैर कोई बात नहीं। फिर हम लोग अगले दिन HRNN गए, कॉलिन गोंसाल्विस वकील के यहाँ, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, वहां पिटीशन फाइल हुई और केस शुरू हो गया। 2010 में कुछ महीने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा, सरकार ने, कि हिमांशु कुमार नक्सल समर्थक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि खबरदार अगर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को माओवादी कहा तो। फिर 2016 में इसी केस में छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से एप्लीकेशन डाली कि हिमांशु कुमार और सोनी सोरी दोनों माओवादी समर्थक हैं, ये झूठा मुकदमा करते हैं, इनके ऊपर जुर्माना लगाओ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। अब 2022 में मार्च महीने में फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन डाली कि हिमांशु कुमार ये मुकदमा माओवादियों की मदद करने के लिए किया है, ताकि उनके कारनामों की तरफ से ध्यान हटाया जा सके और सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो कार्रवाइयां हैं, उनको रोका जा सके। और सुप्रीम कोर्ट NIA या CBI को ये इजाजत दे कि वो हिमांशु कुमार और देश भर में जितने भी हाई कोर्ट हैं, उनमें जितने भी लोगों ने सुरक्षा बलों के खिलाफ केस किए हैं, उन सब के खिलाफ FIR करने और उनकी जांच करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट हमें दे दे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया। 2010 में नहीं माना, 16 में नहीं माना, 22 में मान लिया। बदलाव देखिए सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बाद फैसला आया 14 जुलाई को। फैसले में जज ने कहा, बेंच ने कहा, 2 जजों की बेंच थी, पारदीवाला और खानविलकर। खानविलकर जो जज है, उसने आज तक एक भी फैसला सरकार के खिलाफ नहीं दिया। उसके सारे फैसले सरकार की तरफ है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, CNRC का मामला हो, या ये जो रेलवे की जमीनों पर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने का मामला हो। सारे मामले उसने जनता के खिलाफ और सरकार के पक्ष में दिए। तो ये फैसला आया। उस फैसले में ये कहा गया कि ये मामला झूठा है और पुलिस ने FIR कर ली थी, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी थी और आपको पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा करना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए? आपने कोर्ट का समय नष्ट किया है। और
6 पेटिशनर दिल्ली की 30,000 कोर्ट में आए थे और उन्होंने कहा था कि वो तो नहीं जानते किसने मारा, पुलिस ने नहीं मारा, उन्होंने तो पुलिस का नाम नहीं लिया। और आप लोग जो हैं ये सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए इस तरह के मुकदमे करते हैं, इसलिए आपका मुकदमा खारिज और आपके ऊपर 5 लाख का जुर्माना। अब उसमें हमारा जवाब ये है, हमने कहा पहली बात जो आप जो कह रहे हैं कि पुलिस ने FIR कर ली थी, तो इस केस में तो पुलिस ये आरोपी है। हम आदिवासी कह रहे हैं कि हमें तो पुलिस ने मारा है हमारे परिवार वालों को, तो जिसके ऊपर इल्जाम है उसकी कोई भी कार्यवाही पर आदिवासी कैसे भरोसा कर लेंगे? जब मारने वाली पुलिस है तो पुलिस की कार्यवाही पर आदिवासी कैसे भरोसा कर लेंगे? ये तो न्याय के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। जो आरोपी है वो अपनी जांच नहीं कर सकता, और हाई कोर्ट के भी फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि पुलिस की जिस मामले में पुलिस आरोपी होगी उस मामले की जांच पुलिस नहीं करेगी। तो आप न्याय के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ फैसला दे रहे हो, आप अपने ही कोर्ट के फैसलों के खिलाफ फैसला दे रहे हो। पुलिस कैसे जांच कर लेगी? पुलिस तो आरोपी है, पुलिस ने तो मारा है, आदिवासी कैसे पुलिस की जांच पर भरोसा कर लेंगे? फिर आपने कहा कि वो 6 पेटिशनर दिल्ली आए थे और 30,000 कोर्ट में उन्होंने कहा वो नहीं पहचानते। वो क्या है मामला? ये 12 पेटिशनर थे और उसमें से 6 पेटिशनर्स को पुलिस ने किडनैप कर लिया था। मेरे YouTube चैनल पर उनकी किडनैपिंग का वो वीडियो मौजूद है। प्रियंका बोर पुजारी, सत्यन बारदोलाई, ये और निष्ठा जैन, ये पत्रकार लोग वहां मौजूद थे। इनके सामने पुलिस ने ये आदिवासी मेरे पास आए थे। आपको याद होगा हमने एक जन सुनवाई का आयोजन किया था, चिदंबरम को उसमें आना था, लेकिन चिदंबरम के आने से 3 दिन पहले उस रात पुलिस ने मेरे कत्ल का इंतजाम कर लिया था। मेरा एक साथी मेरे पास आया और उसने कहा कि कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और SP मिलकर के आज रात को आपके कत्ल का योजना बना रहे हैं, मेरे घर पर 1 घंटे में अटैक होगा, आज रात को आपको कत्ल किया जाएगा। और 1 घंटे में मेरे उस साथी के घर पर अटैक हुआ और उसने कहा कि आप देख लो क्या करना है। उस रात मैंने सोचा कि या तो कत्ल हो जाओ, शहीद हो जाओ, या फिर इस लड़ाई को जारी रखो। तो मैंने फैसला किया कि आज रात मरना इतना फायदेमंद नहीं है जितना इस लड़ाई को जारी रखना जरूरी है। तो मैं 4 जनवरी 2010 की रात को निकल गया दंतेवाड़ा से और 5 तारीख को ये आदिवासी गोमपाड़ के मेरे पास आए। पुलिस ने उनको बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में किडनैप किया और उठा के ले गए। वो वीडियो हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया, उन पत्रकारों का एफिडेविट दिया कि हमारे सामने पुलिस ने पेटिशनर्स को किडनैप किया है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और अपनी कस्टडी में पुलिस ने लेकर के, मतलब कातिलों ने मजलूमों को अपनी कस्टडी में ले लिया, उनको जान से मारने की धमकी दी, उनके परिवार को कत्ल करने की धमकी दी और ले जाकर के बयान दिलवाया। और उस बयान को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अच्छा, उस बयान में भी आदिवासियों ने ये नहीं कहा कि पुलिस ने नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ ये कहा हम नहीं पहचानते। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फर्ज बनता है कि जांच कराओ। जांच कराए बिना आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुकदमा झूठा है? आपको सपना आ गया और फिर आप ये कहते हैं
कि आप 5 लाख का जुर्माना दीजिए। तो हमने कहा कि जुर्माना देने का मतलब है हम ये कबूल करें कि हम गलत हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हिमांशु कुमार गलत है, बल्कि जुर्माना देने का ये मतलब है कि मैं ये भी कबूल कर रहा हूं कि आदिवासी झूठ बोल रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं कर सकता कि मैं ये कहूं कि आदिवासी झूठे हैं। तो मैंने कहा कि हम जुर्माना नहीं देंगे और आप इसके बदले में हमें जेल में डालना चाहते हैं तो आप खुशी से जेल में डालिए, हम जेल जाएंगे, लेकिन जुर्माना नहीं देंगे। और जैसे ही मैंने ये घोषणा की, बस खेल पलट गया। सुप्रीम कोर्ट सोच रहा था कि ये फैसला दे करके एक तो हम ये सामाजिक कार्यकर्ताओं को बेइज्जत कर देंगे, डिस्क्रेडिट कर देंगे कि ये लोग झूठे होते हैं। सारे देश में ये मैसेज जाएगा कि ये झूठे मुकदमे करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, ये झूठे लोग हैं। और ये डर जाते हैं, जेल जाने से डर जाते हैं। ये देखो इन्होंने फटाफट 5 लाख दे दिए। हमने वो खेल पलट दिया। हमने कहा जुर्माना नहीं देंगे, जाओ जेल में डाल दो। और उससे तुरंत पूरे देश में और पूरी दुनिया में सपोर्ट आना शुरू हो गया। अरे ये क्या हो गया? आदिवासी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, आपको मालूम है सारी दुनिया में आदिवासी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सारी दुनिया की नजर होती है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे रहा है। अब जो कोई आम आदमी जरा भी पॉलिटिक्स नहीं समझता, राजनीति नहीं समझता, वो भी ये तो समझता है कि यार 1.5 साल के बच्चे की उंगलियां काट दी, मां को मार दिया, औरतों को काट दिया, और यार उस मामले में कोई इंसाफ मांगने आया तो आपने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। हद हो गई यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो सारे देश में और सारी दुनिया में बहुत जोरदार रिएक्शन आया। और फिर हमने जो कहा कि जुर्माना नहीं देंगे, हम लड़ेंगे और आप जेल में डालिए। और फिर हमने कहा आदिवासियों से कि आ जाओ दिल्ली, यहां इनसे यही लड़ा जाएगा। और आदिवासियों ने जैसे ही वहां सुना, मुझे गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी को जेल में डाल रहे हैं, हमारे लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें जेल में डालेंगे, उन्हें चलो। और हजारों लोग जमा हो गए। हमने कहा भाई इतने तो पैसे नहीं ले जाने को, तो थोड़े से लोग चलो। तो 20 लोगों को फिर सोनी सोली दिल्ली लेके आए। और फिर उन आदिवासियों ने, वही लोग पेटिशनर्स, और उसमें वो लोग भी थे जिनको किडनैप किया गया था, और उन सब ने जंतर मंतर पर, जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और फिर ट्रिब्यूनल हुआ। ट्रिब्यूनल में दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.पी. शाह आए, पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अंजना प्रसाद आई, और जजेस आए। और ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जजेस बोल रहे हैं। जजेस बोले कि बहुत खराब फैसला है, और एक नई बहस शुरू हो गई। और उससे थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट एक और गलती कर चुका था। वो तीस्ता सीतलवाड़ वाले मामले में फैसला दे चुका था। वो भी सेम बात थी कि जो व्यक्ति इंसाफ मांगने आया, आपने उसी को जेल में डाल दिया। तीस्ता सीतलवाड़ के पास लोग आए कि भाई हमारे घर वालों का कत्ल हो गया है। उसने कहा चलो, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो कोर्ट लेके चली गई। अब उसकी गलती है। अच्छा, वो तो उस मामले में पेटिशनर भी नहीं थी, उसकी तो पेटिशन एक्सेप्ट ही नहीं करी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बावजूद आपने ये आदेश दे दिया कि इनकी जांच करो, इनको जेल में डालो, और उस फैसले के आधार पर तीस्ता सीतलवाड़ को जेल में डाल दिया। और उसके बाद ये फैसला आ गया। तो पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि सुप्रीम कोर्ट भारत का अन्याय पर अन्याय कर रहा है। और एकदम माहौल बदल गया।
फिर भीम आर्मी से चंद्रशेखर रावण, उसने कहा कि अगर हिमांशु कुमार को गिरफ्तार करोगे तो लाखों हमारे जो दलित साथी हैं वो जेलें भर देंगे। फिर ओबीसी समुदाय से उनके लीडर्स आ गए, उन्होंने कहा कि हम हिमांशु जी के साथ हैं। सोनी सोरी आ गई, हम सब ने फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो फिर सरकार थोड़ा घबराई कि ये मामला जो है बिगड़ जाएगा। तो 4 हफ्ते गुजर गए, 4 हफ्ते का टाइम दिया था 5 लाख देने का। 4 हफ्ते 11 अगस्त को पूरे हो गए, वो हमने नहीं दिया। और उसके बाद अब हम इंतजार में हैं कि आओ अरेस्ट करो। लेकिन ना हमने अपनी गतिविधि रोकी है, ना बोलना रोका है, ना लिखना रोका है, ना रोकेंगे। लगातार लड़ाएंगे, आखिरी दिन तक लड़ेंगे। और मैंने तो ये महसूस किया है कि हमारा जेल जाना, हमारा मर जाना, ये आंदोलन को और मजबूत करता है, ये संघर्ष को मजबूत करता है। तो अब मैं बिल्कुल पूरी तरह तैयार हूं, जेल जाने मरने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जितना जो करना था वो किया है, अब आगे के नौजवान इस लड़ाई को चलाएंगे। और ये भी समझ में आ गया कि ये जो फांसीवादी लोग हैं ये बड़े डरपोक होते हैं। एक आदमी भी अगर आके खड़ा हो जाए इनके सामने तो ये डर जाते हैं। खड़ा हुआ, डर गए, ठीक है। लेकिन उससे मुझे इतने फोन आए, विनायक सेन का फोन आया, हिमांशु जी अंधेरा सा छा गया था, आपके इस फैसले से रोशनी हो गई। मेरे को बहुत अच्छा। अरुंधति रॉय का फोन आया, प्रशांत जी का फोन आया, प्रशांत भूषण का, बोले हम लोग सब आपके साथ हैं और हम लोग मिल करके ये सब करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। और फिर वो सारी लड़ाई चली और वो चल रही है। नौजवानों के फोन आए कि सर बड़ी हिम्मत मिली है कि कोई डट के खड़ा हो गया। मैंने कहा बिल्कुल, हमें जेल जाने से नहीं डरना है, हमें मरने से नहीं डरना है, हमें इस बात से नहीं डरना है कि दरवाजे पर पुलिस आ जाएगी, हमारी नौकरी छूट जाएगी, हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। किसी भी बात से अगर आप डरना बंद कर देंगे तो आपको ये फांसीवादी लोग नहीं डरा पाएंगे। बिल्कुल नहीं डरो। तो उससे नौजवानों में बड़ी हिम्मत आई है। रोज मुझे फोन आते हैं और जगह जगह बुला रहे हैं। ये लड़ाई अब और बढ़ेगी। आदिवासियों का मुद्दा जो थोड़ा सा पीछे हो गया था वो फिर से आगे आ गया है। संसाधनों की लूट का मुद्दा सामने आ गया है। तो ये तो इस मामले की बात हुई। जैसा मैंने अपने शुरुआत में पाश और भगत सिंह का जिक्र किया था, उस बात को फिर आगे बढ़ाता हूं कि ये जो लूट है ये क्या है। पूंजीवाद, पूंजीपति कैसे चलता है, कैसे बनता है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। कोई भी पूंजीपति 2 चीजों से अमीर बनता है, चाहे आप टाटा को ले लो, अडानी को ले लो, अंबानी को ले लो। कौन सी चीज है जिससे ये अमीर बनते हैं? पहली चीज है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस यानी जमीन, जंगल, नदी, पानी, पहाड़, समुद्र के तट, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। खदानें, इनका मालिक कौन है? किसकी हैं ये? सरकार कहती है हमारी है, हम मालिक हैं। गलत। भारत का संविधान कहता है देश के संसाधनों का मालिक समाज है, समुदाय है। कॉन्स्टिट्यूशन में समुदाय शब्द है। देश के संसाधनों का मालिक कौन है? समुदाय है, समाज है, हम सब हैं। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार
समुदाय की चीज को एक व्यक्ति को दे देती है। और सरकार ये मानती है, मान लीजिए एक पहाड़ है, उस पहाड़ में कोई खनिज निकल आया, तो कौन उसका मालिक होगा? वहां रहने वाले लोग, समाज, समुदाय? नहीं। कोई पूंजीपति ये कहेगा मैं 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो सरकार कहेगी ठीक है, आइए और आप इसको माइनिंग कीजिए। और कोई दूसरा कहे मैं 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, तो सरकार कहेगी हाँ ठीक, 10,000 करोड़ वाला को दिया जाता है ये पहाड़। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक वो हो सकता है जिसकी जेब में पैसा है। समुदाय के ऊपर पूंजी को स्वीकार कर लिया, पूंजी के अधिपति को, कि मालिक नेचुरल रिसोर्सेज का वो हो सकता है जिसकी जेब में पैसा है। और फिर वो क्या करेगा? वो वहां रहने वाले लोगों को हटाएगा। कैसे हटाएगा? कौन हटाएगा? सरकार की पुलिस जाकर, सीआरपीएफ जाकर लोगों को मारेगी, लाठी मारेगी, जेलों में डालेगी, गोली चलाएगी, हत्या करेगी। उनको वहां से हटाया जाएगा। जब संसाधन पर कब्जा करना है तब हिंसा का सहारा लिया गया। किसकी हिंसा का? राज्य की हिंसा का, स्टेट वायलेंस का सहारा लेकर के पूंजीपति को संसाधन पर कब्जा कराया गया। और दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, खाली संसाधन से बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज है श्रम, मजदूरी, मजदूर। खाली नेचुरल रिसोर्सेज से कोई अमीर नहीं बनेगा, उसको मजदूर भी चाहिए। और आप जानते हैं कि मजदूर जितने का उत्पादन करता है उसको उसका एक छोटा सा हिस्सा उजरत के रूप में, मजदूरी के रूप में मिलता है। एक मजदूर अगर 1 लाख रुपए का प्रोडक्शन करता है तो उसे बदले में सिर्फ 500 रुपया मजदूरी मिलेगी। मालूम है जी बात सबको ना? उसको 1 लाख रुपया तो नहीं मिलेगा। इसको सरप्लस वैल्यू कहते हैं। और यही सरप्लस वैल्यू इकट्ठा होकर पूंजी बनती है पूंजीपति के पास, उससे वो और बड़ा पूंजीपति बनता है। जब मजदूर ये कहता है कि मुझे पूरी मजदूरी दो, मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करता है, हड़ताल करता है, तब कौन आता है? ये लूट है ना, ये श्रम की लूट है ना। तो कौन आता है? जब मजदूर अपनी जो न्यायोचित मजदूरी है, पूरी मजदूरी है, वो मांगता है, तो कौन आता है? फिर पुलिस आती है। और वो क्या करती है? वो मजदूर को पीटती है, मारती है, जेल में डालती है। तो आपने देखा पूंजीपति के लिए दोनों बार पुलिस आई। पूंजीपति के हक में दोनों बार राज्य की हिंसा का इस्तेमाल हुआ। जब संसाधन पर कब्जा करना था तब राज्य की हिंसा का इस्तेमाल किया गया, और जब मजदूर की श्रम की लूट करनी थी तब भी राज्य की हिंसा का इस्तेमाल किया गया। पूंजीपति बिना राज्य की हिंसा के पूंजीपति बन ही नहीं सकता। अगर सरकारी बंदूकें ना हो तो कोई व्यक्ति पूंजीपति नहीं बन सकता। यही है लूट, यही है युद्ध, जिसको भगत सिंह कह रहे हैं, जिसको पाश कह रहे हैं। यही है वो हिंसा, संसाधनों की लूट और श्रम की लूट। ये जो पुलिस आ रही है, यही युद्ध है, ये वॉर है। ये श्रमिक के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ राज्य और पूंजीपति के गठजोड़ से चलने वाला युद्ध है। ये मजदूरी पर डाका है, यही युद्ध है, यही वॉर है।
आप जानते हैं, गांधी का जिक्र करना मैं यहां पर मौजूद समझता हूं। गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो तबाह हो जाएगा। गांधी ने कहा कि अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है कि विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है आप विकसित हैं, आपके पास काम चलाऊ पैसा है आप पिछड़े हुए हैं, आपके पास कई मकान हैं आप बड़े विकसित हैं, आपके पास एक कुटिया है या छोटा सा मकान है आप पिछड़े हुए हैं, आपके पास कई गाड़ियां हैं आप बड़े विकसित हैं, आपके पास साइकिल है आप पिछड़े हुए हैं। गांधी ने कहा प्रकृति ने सबको बराबर दिया है और आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और दूसरे के हिस्से का आप जब लेंगे तो वो देगा नहीं, तो आप छीनेंगे, और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। गांधी ने कहा इस विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर इसमें पिछड़ जाएगा, कमजोर का विकास नहीं होगा। और गांधी ने कहा कि अंग्रेज तो अपने इस विकास के मॉडल को सस्टेन करने के लिए दुनिया भर में युद्ध करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन जॉन मिल अंग्रेज था, उसने लिखा यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार हमला दुनिया में करते थे, सबसे उनके पास उन्नत नौसेना थी, लगातार वॉर करते थे। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा भारत किस पर हमला करेगा। गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। ये विकास का मॉडल युद्ध की तरफ ले जाएगा तुम्हें और तुम तबाह हो जाओगे, भारत तबाह हो जाएगा। वो युद्ध जारी है। इस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहां हैं? सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में है। क्या करने गई है? आदिवासी को सुरक्षा देने? नहीं, वो वहां गई हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए? नहीं, चंद मुट्ठी भर लोगों की तिजोरी भरने के लिए, पूंजीपतियों की तिजोरी भरने के लिए। और वो क्या कर रहे हैं वहां? वो वहां एक युद्ध लड़ रहे हैं, और ये कोई आधा अधूरा छोटा युद्ध नहीं है, ये पूर्ण युद्ध है। इस युद्ध में बंदूकें हैं, इसमें हत्याएं हैं, इसमें बलात्कार है, इसमें प्रोपेगेंडा है, इसमें सच्चाई को छुपाया जाना है, इसमें वो सब कुछ है, इसमें बलात्कार है, इसमें वो सब कुछ है जो एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में होता है। ये फुल फ्लेज वॉर है, इसे हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का छिपा हुआ युद्ध। और खतरा ये है कि ये युद्ध एक्सपेंड कर रहा है, ये युद्ध फैल रहा है। ये युद्ध अब सिर्फ आदिवासी इलाकों में नहीं रहेगा, ये युद्ध अब फैलेगा। क्यों? पूंजीवाद का ये गुण है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी बनावट है। पूंजीवाद अगर रुका तो मर जाएगा, वो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने लोभ में लोगों के रोजगार खत्म करता है, मजदूर कम करता है, मशीनें बढ़ाता है, मुनाफा बढ़ाता है। लोगों के पास जब रोजगार नहीं रहता तो लोग उनका सामान नहीं खरीद पाते, तो मंदी आने लगती है, और मंदी से निकलने के लिए पूंजीपति नए नए एरियाज में जाते हैं
नई चीजों पर कब्जा करते हैं, नए संसाधनों पर कब्जा करते हैं, नए इलाके पर कब्जा करते हैं, नए बाजार को एक्सप्लोर करते हैं। अब जो भारत का और अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति के गठजोड़ से जो पूंजीवाद चल रहा है भारत में, जो हिंदुत्व के फासीवादी गठजोड़ के साथ चल रहा है, आदिवासी इलाकों पर कब्जा के साथ साथ अब वो भारत के खेती पर कब्जा करेंगे, उसके बिना वो बचेंगे नहीं। और जो सीआरपीएफ आज बस्तर में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में है, वो सीआरपीएफ इन इलाकों से बाहर पंजाब के गांव-गांव में, हरियाणा के गांव में, यूपी के गांव में, मध्य प्रदेश, राजस्थान के गांव-गांव में बैठी। लिख कर रख लीजिए, ये युद्ध फैलेगा, यह आपके गांव तक आएगा, आपकी जमीनों पर बंदूक के दम पर कब्जा किया जाएगा। ये पूंजीवाद रुकेगा ही नहीं। लुटेरा राज प्रबंध मुर्दाबाद, 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 साम्राज्यवाद के दल्ले मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और याद रखिए, भगत सिंह का पूरा नारा क्या था? भगत सिंह का पूरा नारा था इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और वो कौन से साम्राज्यवाद की बात कर रहे हैं? वो यही साम्राज्यवाद है। गांव को अपना कॉलोनी बनाना, रिसोर्स एरियाज को अपनी कॉलोनी बनाना और उन पर हमला करना, उन पर कब्जा करना, उनको लूटना, यही है। पहले इंटरनेशनल कॉलोनाइजेशन था, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद था। अब ये फैलकर इंटरनल कॉलोनाइजेशन, आंतरिक साम्राज्यवाद के रूप में एक्सटेंड कर रहा है। और ये करता रहेगा, लगातार करता रहेगा। आपके गांव गांव में सैनिक फैलेंगे। होम मिनिस्ट्री की विज्ञप्ति है कि 30% फौजी बल, नीम फौजी बल हमने हर साल बढ़ाने हैं। क्यों बढ़ाने? किसके लिए बढ़ाने? कहां यूज करोगे? जनता के खिलाफ। किसको मारेंगे? किसानों को, मजदूर को। आपकी मजदूरी की लूट और आपकी संसाधनों की लूट, आपकी खेती की लूट। इसके लिए आप ही के बच्चे, सीआरपीएफ में किसके बच्चे हैं? किसान के बच्चे। आप ही के बच्चे आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। यही तो साम्राज्यवादी खेल है, पूंजीवादी खेल यही है। गरीब को गरीब से लड़वाओ, गरीब के खिलाफ खड़ा करो और अपना लूट को जारी रखो। तो ये जो खेल है पूरा, यही पाश कह रहे हैं, यही भगत सिंह कह रहे हैं। लेकिन दुनिया ने समझा नहीं। समझ जाते तो आज हम इस चाल में ना फंसते। लेकिन पंजाब ने रास्ता रोशनी दिखाई है। पंजाब को मानना पड़ेगा। पंजाब में देखिए, ये जो फासीवादी निजाम आज इस मुल्क पर काबिज है, और ये जो इस समय का निजाम है, ये कोई साधारण पार्टी की सरकार नहीं आई है कि साहब कांग्रेस चली गई, भाजपा आ गई, भाजपा चली गई, आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं है। ये जो आए हैं, इनका कंट्रोल एब्सोल्यूट है। मतलब संसद बेकार, सर्वोच्च न्यायालय बेकार, चुनाव आयोग बेकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बेकार, सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेकार करके, उनको कब्जा करके, फौज बिल्कुल अपने कब्जे में, पुलिस उनके कब्जे में, न्यायालय उनके कब्जे में, एब्सोल्यूट सत्ता है उनके हाथ में। और ये सत्ता लेकर के ये आज आ गए हैं। लेकिन अगर हमने ये सब समझा, और ये आए कहते हैं, इन्होंने कौन से टूल्स यूज किए हैं जिससे ये फांसीवादी लोग आए हैं? हिंदू मुसलमान बिल्कुल करा तो सांप्रदायिकता, धार्मिक अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, पितृसत्ता, पैट्रियार्की, पुरुषवाद, मर्दवाद, और पूंजीवाद के प्रति स्वामी भक्ति की। पूंजीवाद बहुत अच्छा है। सैनिकों के प्रति स्वामी भक्ति,
हमारे सैनिक बहुत अच्छे हैं, वो उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। मर्दवाद, राष्ट्रवाद, ये जो ब्राह्मणवाद, जातिवाद, ये जो सारे टूल्स हैं, इनको लेकर के इन फासीवादियों ने देश के लोगों को अपने बरगला करके आज सत्ता पर संपूर्ण कब्जा किया है। पंजाब ने इन्हीं चीजों पर काम किया। पंजाब के ट्रेड यूनियंस, पंजाब के किसान यूनियन, पंजाब की कला मंडलियां, कला जत्थे, पंजाब के जो पूरा कल्चरल एक आंदोलन है, पंजाब के लेखक, पंजाब के साहित्यकार, पंजाब के ट्रेड यूनियंस, आप सब ने इन्हीं सारी जो वैल्यूज हैं, सोसाइटी की वैल्यूज हैं, इनको परिष्कृत किया। और ये धरोहर है, विरसा जो भगत सिंह का विरसा है, जो पाश का विरसा है, जो यहाँ के इनकलाबी लोगों का विरसा है, उसको आप लोगों ने जैसे डेवलप किया और समाज को जिस तरीके से पितृसत्ता और सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्त करके इन फासीवादियों के मुंह तोड़ दिया आप लोगों ने। पंजाब में आरएसएस कब्जा कर ही नहीं पाया आज तक, पंजाब में बीजेपी कब्जा कर ही नहीं पाई आज तक। आप लोगों ने जिस तरीके से फासीवाद को रोका है, वो भारत के पूरे अन्य राज्यों में एक मॉडल हो सकता है कि किस तरीके से इन लोगों को हराया जाए। तो मैं पंजाब को सलाम करता हूं उस मामले में। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि नशा किस तरीके से जानबूझ करके नौजवानों की रगों में डाला जा रहा है। इन्हीं फासीवादी जो ये हमारे शासक वर्ग है उसके द्वारा आप बार बार खबरें पढ़ रहे हैं। आपको इतिहास की बात बताता हूं। आपको मालूम होगा कि जब यूरोप चीन के सामने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नहीं टिक पा रहा था, चीन बहुत आगे था और यूरोप का सामान उसके सामने नहीं टिक पा रहा था व्यापार में। चीन का उद्योग, हस्तशिल्प, कपड़े वगैरह बहुत विकसित थे। तब यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने ओपियम वॉर छेड़ा, अफीम का युद्ध, चीन के नौजवानों को नशे में डुबो दिया और उससे चीन बर्बाद हो गया और फिर यूरोप ने दुनिया में अपना व्यापार फैलाया। भारत में नौजवानों को नशे में डुबोने का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप बार बार खबरें सुनते हैं अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो नशा पकड़ा गया, 1500 किलो पकड़ा गया। ये तो पकड़े गए, उसके अलावा जो नहीं पकड़ा जाता वो कितना आ रहा होगा। और अडानी आप जानते हैं इस समय सुपर प्राइम मिनिस्टर है। भारत का प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर अगर कोई है तो वो अडानी है। प्राइम मिनिस्टर उसका एक तरह से नौकर है। तो वो क्या प्रोजेक्ट चला रहे हैं? वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं नौजवानों को नशे में डुबोने का और नौजवानों को खूंखार भीड़ में बदलने का। उनसे मुसलमानों की हत्याएं करवाना, उनसे दलितों की हत्याएं करवाना, उनसे मस्जिदों पर जाकर भगवा झंडा लगवाना, ये सब क्या है? ये प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? कि नौजवानों को सोचने, समझने, तर्क करने, तर्कशील बनने, मुद्दों पर समझ, बेरोजगारी, इन चीजों पर बात करने की बजाय इसको एक खूंखार भीड़ में बदलना, ताकि ये मुसलमानों से लड़ता रहे, जातियों के आधार पर लड़ता रहे और समाज में हमारे खिलाफ कोई गोलबंदी ना हो पाए। तो ये पूरे देश में एक प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। इसके अलावा जो पूंजीवाद है वो आपके सामने नकली विकल्प रखता है, बदलाव के नकली मॉडल रखता है।
ये पूंजीवादी शक्तियों की चालाक प्रोजेक्ट है। ये भी वो कहेगा कि अरे ये आप 10-15 साल जब बीजेपी से परेशान हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, किसी भी पार्टी से होंगे, बीजेपी से भी होंगे, तो आप कहेंगे नहीं अब हमें बदलाव चाहिए। तो पूंजीवाद कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं इसी को झेलो, वो कहेगा हाँ बिल्कुल बदल देते हैं। और इस बीच वो उसका विकल्प तैयार करता रहेगा, अपना विकल्प को खुद ही तैयार करेगा और फिर आपसे कहेगा कि हाँ ये लो आम आदमी पार्टी है, ये ले लो। और वो आपसे अरे वाह बदल गया। फिर आप देखिए कुछ भी नहीं बदला, मजदूर की लूट वैसी, संसाधनों की लूट वैसी, भ्रष्टाचार वैसा, लाठीचार्ज वैसा, वाटर कैनन वैसी, धारा 144 वैसी, कुछ भी नहीं बदला। इसलिए और ये बार बार कभी कांग्रेस को लाएंगे, कभी बीजेपी को लाएंगे, कभी आम आदमी पार्टी को लाएंगे, लेकिन ये आपसे मूलभूत हिंसा पर बात नहीं करेंगे। संसाधन का मालिक कौन, श्रम का मालिक कौन, श्रम, संसाधन, समाज, इसकी बात कोई पार्टी नहीं करेगी। सारी पार्टियों का आर्थिक मॉडल वही है, एक है। एक एक मुद्दा लेकर के वो आपके सामने ऐसे आएंगे, कोई भ्रष्टाचार की बात करेगा, कोई हिंदू मुसलमान की बात करने लगेगा, कोई कहेगा नहीं हम तो सार्वजनिक सर्वधर्म संभाव वाले हैं, हम तो उसके लिए पदयात्रा करेंगे, हम तो देश जोड़ेंगे। लेकिन वो आपसे श्रम और संसाधन की लूट पर बात नहीं करेंगे, मूलभूत मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करेंगे। ये काम तो हमको करना है। इसलिए हमें इन छोटे मोटे राजनीतिक पार्टियों के बदलावों को परिवर्तन समझने की भूल नहीं करनी है। ये बदलाव नहीं है, ये कुर्सी बदली है, कभी कोई झंडा आ जाएगा, कभी कोई झंडा आ जाएगा, लेकिन बदलाव नहीं होगा। बदलाव तो वही है जो पाश कह रहे हैं, जो भगत सिंह कह रहे हैं। ये युद्ध है, युद्ध जारी है, युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक श्रम और संसाधनों की लूट बंद नहीं हो जाती। और फांसीवादी लोग एक और चीज करते हैं, फांसीवादी लोग चाहते हैं कि आपकी हिम्मत टूट जाए, आप निराश हो जाएं, आप ये सोच लें कि इनसे नहीं जीता जा सकता और आप लड़ाई बंद कर दें। इसी वक्त पाश कहते हैं, वो उम्मीद जगाते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपना मत मरने देना। नई दुनिया का जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नए समाज का, शोषण मुक्त समाज का, समता मूलक समाज का सपना नहीं मरने देना है और ये सपना हमारे से होकर नई पीढ़ी तक जरूर पहुंचाना है। ये मशाल उनके हाथ में देनी है। वही पाश कह रहे हैं, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपने नहीं मरने देंगे। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।